नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 21 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संरेखण मतलब अलाइनमेंट आपके पूरे डेटा को मध्य में संरेखित करने में मदद करता है। निम्न में से कौन सा संरेखण मतलब अलाइनमेंट आपके पूरे डेटा को मध्य में मतलब सेंटर में अलाइन करने में हेल्प करता है। पहला क्वेश्चन अलाइनमेंट से संबंधित है, जो कि MS वर्ड सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट आपके पूरे डेटा को, पूरे टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने में हेल्प करता है। यह क्वेश्चन अलाइनमेंट टॉपिक से पूछा गया है, MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। एक होता है राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। MS वर्ड में टेक्स्ट के साथ 4 प्रकार के अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, जो कि MS वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। दूसरा अलाइनमेंट है राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। सेंट्रल अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+J। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा अलाइनमेंट है जो डेटा को सेंटर से अलाइन करता है। सेंटर से कौन सा अलाइनमेंट अलाइन करेगा? सेंटर अलाइनमेंट। यदि हमें अपने टेक्स्ट को, अपने डेटा को सेंटर में अलाइन करना है तो हम सेंटर अलाइनमेंट का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो अलाइनमेंट है यह MS वर्ड के होम टैब में प्राप्त होते हैं और पैराग्राफ ग्रुप में प्राप्त होते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में, MS वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है, जहां पर 4 प्रकार के अलाइनमेंट प्रदान किए जाते हैं। इनको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है, जहां पर हमें 4 प्रकार के अलाइनमेंट दिए जाते हैं। MS वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। हमसे पूछा गया था कौन सा अलाइनमेंट पूरे डेटा को सेंटर अलाइन करता है। वह होता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटर अलाइनमेंट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वह अवांछित बल्क मेल है जिसे किसी अनाधिकृत या अज्ञात व्यक्ति द्वारा डिस्क का पूरा स्पेस उपयोग कर लेने के लिए भेजा जाता है। निम्न में से कौन सा वह अवांछित बल्क मेल है जिसे किसी अनाधिकृत या अज्ञात व्यक्ति द्वारा डिस्क का पूरा स्पेस उपयोग कर लेने के लिए भेजा जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि ईमेल से संबंधित है। ईमेल से संबंधित हमसे यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा वह अवांछित बल्क मेल है। बल्क मेल मतलब बहुत अधिक मात्रा में, बल्क में मतलब बहुत अधिक मात्रा में ईमेल आपको भेजे जा रहे हैं। अवांछित मतलब अनवांटेड ईमेल,
अनवांटेड मतलब अवांछित, बल्क मतलब बहुत अधिक मात्रा में, जिससे किसी अनाधिकृत या अज्ञात व्यक्ति मतलब किसी अननोन पर्सन के द्वारा आपको बहुत अधिक मात्रा में ईमेल भेजे जा रहे हैं, जिससे कि आपका डिस्क का मेमोरी स्पेस भर जाए और आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए, स्लो हो जाए, तो वह क्या कहलाता है? जब हमें किसी अननोन पर्सन से और अनवांटेड ईमेल भेजे जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल कौन से ईमेल होते हैं? ऐसे ईमेल जो यूजर के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। जनरली यह ईमेल फ्रॉड से संबंधित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पैम ईमेल, जिसे जंक ईमेल भी कहा जाता है। जंक, स्पैम ईमेल को जंक ईमेल भी कहा जाता है, जो कि किसी अननोन पर्सन के द्वारा भेजे जाते हैं, जो कि फ्रॉड से संबंधित हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प को पहचाने जो एमएस वर्ड में मेलिंग टैब से संबंधित नहीं है। उस विकल्प को पहचाने जो एमएस वर्ड में मेलिंग टैब से संबंधित नहीं है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे बोला गया है उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करें जो एमएस वर्ड में मेलिंग टैब से रिलेटेड नहीं है। मेलिंग टैब क्या है? मेलिंग टैब एमएस वर्ड का एक ऐसा टैब है जो कि हमें मेल मर्ज ऑप्शन की सुविधा देता है। मेल मर्ज ऑप्शन क्या होता है? मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जो सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी बनाने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करनी है तो हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करते हैं। मेल मर्ज के द्वारा एक ही प्रकार की जानकारी को एक साथ कई लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा एक ही प्रकार की जानकारी को एक साथ कई यूजर्स के साथ शेयर किया जा सकता है। मेल मर्ज ऑप्शन मेलिंग टैब में प्राप्त होता है। मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा लेटर बनाए जा सकते हैं, लेबल बनाए जा सकते हैं, एनवलप बनाए जा सकते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन कई प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाने की सुविधा प्रदान करता है। हमसे पूछा गया है उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करें जो एमएस वर्ड में मेलिंग टैब से रिलेटेड नहीं है। मेलिंग टैब में एड्रेस ब्लॉक होता है, ग्रीटिंग लाइन होती हैं, लेबल्स होते हैं, लेकिन रूलर ऑप्शन नहीं होता है। रूलर ऑप्शन तो व्यू टैब में होता है। व्यू टैब में जो रूलर ऑप्शन है यह मेलिंग टैब में नहीं होता है, व्यू टैब में होता है। जबकि एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, लेबल, यह सभी ऑप्शन मेलिंग टैब से संबंधित होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में एक मेलिंग टैब होता है जो कि हमें मेल मर्ज ऑप्शन की सुविधा प्रदान करता है। यहां पर हम लेबल क्रिएट कर सकते हैं, ग्रीटिंग लाइन को ऐड कर सकते हैं, एड्रेस ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कोई भी रूलर नाम का ऑप्शन नहीं होता है। रूलर ऑप्शन तो व्यू टैब में होता है, व्यू टैब में, जहां से हम रूलर लाइन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूलर ऑप्शन मेलिंग टैब से संबंधित नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक शिक्षण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाभप्रद हो सकती है। ब्लैंक शिक्षण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाभप्रद हो सकती है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ब्लैंक शिक्षण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाभप्रद हो सकती है। मतलब ब्लैंक लर्निंग के लिए, शिक्षण मतलब लर्निंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेल्पफुल या लाभप्रद हो सकती है। ब्लैंक शिक्षण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कई पर्सन, मल्टीपल यूजर्स अलग अलग लोकेशन से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक लाइव कम्युनिकेशन होता है, लाइव कम्युनिकेशन जिसमें मल्टीपल यूजर्स अलग अलग लोकेशन से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्थान से इंटरनेट के माध्यम से आपस में कनेक्ट होते हैं
और किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वह कहलाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज आजकल ऑनलाइन लर्निंग में किया जा रहा है। ऑनलाइन लर्निंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज किया जा रहा है। आपने देखा होगा इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के ऑनलाइन कोर्स भी दिए जा रहे हैं जिनसे यूजर किसी भी स्थान से पढ़ सकता है, वह कहलाती है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग मतलब कोई भी यूजर किसी भी लोकेशन से इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्ट होकर स्टडी कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, उसे बोला जाता है डिस्टेंस लर्निंग। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस शिक्षण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाभप्रद हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस लर्निंग के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वह हेल्पफुल होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? यह क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से संबंधित है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यहां पर हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो कि सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके बिना हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वह सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वह सॉफ्टवेयर जो किसी फिक्स कार्य को करते हैं, वह कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? आप ऑप्शन नंबर सी को देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जब हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसी के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कंप्यूटर ऑन है लेकिन सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो यह किस स्थिति में है? यदि कोई कंप्यूटर ऑन है लेकिन सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो यह किस कंडीशन में है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कोई कंप्यूटर ऑन है लेकिन सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया मतलब कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, कोई हमें वहां पर आउटपुट नहीं मिल रहा है, कोई भी वहां पर प्रोसेस नहीं हो रही है, तो वह किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है? यदि कोई कंप्यूटर ऑन है लेकिन उस कंप्यूटर में हमें कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो वह कंप्यूटर क्या हो जाता है? वह हो जाता है हैंग। आपने देखा होगा कई बार जब हम अपने कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रोग्राम ओपन कर देते हैं, ऐसा मोबाइल में भी होता है। जब हम अपने मोबाइल में एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं तो हमारा मोबाइल या कंप्यूटर हैंग हो जाता है, और हैंग होने पर यदि हम कोई भी प्रोसेस रन करने की कोशिश करते हैं तो वह एग्जीक्यूट नहीं होती है, रन नहीं होती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हैंग। यदि कोई कंप्यूटर ऑन है लेकिन सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो वह हैंग कंडीशन में होता है, हैंग स्थिति में होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फीचर को चालू या बंद करने वाली कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड कीज क्या कहलाती हैं? किसी फीचर को चालू या बंद करने वाली कैप्स लॉक जैसी
कीबोर्ड कीज क्या कहलाती हैं। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड से संबंधित, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम कई प्रकार के डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है किसी फीचर को ऑन या ऑफ, चालू या बंद मतलब ऑन या ऑफ करने वाली कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड कीज क्या कहलाती हैं। हमसे पूछा गया है जो कीबोर्ड में चालू बंद करने वाली की होती हैं, जिनके द्वारा हम किसी फीचर को चालू कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, जैसे कि कैप्स लॉक। आप कैप्स लॉक को ऑन कर दो तो आप कैपिटल लेटर में टाइपिंग कर सकते हो, और आप कैप्स लॉक को ऑफ कर दो तो आप स्मॉल लेटर में टाइपिंग कर सकते हो। मतलब कैप्स लॉक क्या करता है? किसी फीचर को ऑन कर देता है या ऑफ कर देता है। इसी प्रकार से कैप्स लॉक के अलावा होती है नम लॉक की, मतलब नंबर लॉक, एक होती है स्क्रॉल लॉक की। यह सभी की किस प्रकार की कहलाती हैं? यह कहलाती हैं टॉगल की। टॉगल की कीबोर्ड में ऐसी की जो किसी फीचर को ऑन या ऑफ करती है वह कहलाती हैं टॉगल की। टॉगल की वह की होती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं, दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं, उन्हें बोला जाता है टॉगल की। मतलब कीबोर्ड की कोई ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर किसी फीचर को ऑन कर देती है, दोबारा प्रेस करने पर उसी फीचर को ऑफ कर देती है, वह कहलाती हैं टॉगल की। कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, यह सभी टॉगल की होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉगल कीज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबलर का काम ब्लैंक परिवर्तित करना है। असेंबलर का काम ब्लैंक परिवर्तित करना है। हमें एक नाम दिया गया है असेंबलर और हमसे पूछा गया है असेंबलर का काम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बेसिक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना। या ऑप्शन नंबर डी है असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करना। असेंबलर के बारे में पूछा गया। असेंबलर क्या है? असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी है। असेंबलर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, और असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी कहते हैं, जबकि असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करने का काम असेंबलर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असेंबलर का काम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक को कंप्रेस करने के लिए एमपीईजी का उपयोग किया जाता है। ब्लैंक को कंप्रेस करने के लिए एमपीईजी का उपयोग किया जाता है। हमसे पूछा गया है ब्लैंक को कंप्रेस करने के लिए। कंप्रेस करने का मतलब होता है फाइल की साइज को कम कर देना। यदि कोई बड़ी साइज की एक फाइल है और उस फाइल की साइज को हमें कम करना है तो हम फाइल को कंप्रेस कर देते हैं। हमसे पूछा गया है ब्लैंक को कंप्रेस करने के लिए एमपीईजी का उपयोग किया जाता है। कंप्रेस करने का मतलब क्या है? फाइल की साइज को कम कर देना। और एमपीईजी के बारे में पूछा गया है। एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एमपीईजी वीडियो से संबंधित है। वीडियो से,
वीडियो का एक फाइल फॉर्मेट होता है MPEG, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है MPEG। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को कंप्रेस करने के लिए MPEG का उपयोग किया जाता है। MPEG वीडियो फाइल का फॉर्मेट होता है, वीडियो का एक्सटेंशन होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीडियो। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? हमें एक शब्द दिया गया है कंपाइलर और हमसे पूछा गया है कंपाइलर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, यह है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन नंबर बी, यह एक लो लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी है, यह एक असेंबली लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर डी है, यह ऑब्जेक्ट कोड को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर के बारे में पूछा गया। कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी हमने समझा था असेंबलर को, असेंबलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यह तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन में असेंबलर को समझ चुके हैं, यहां पर हमसे कंपाइलर के बारे में पूछा गया। तो कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है। कंपाइलर करता क्या है? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर का उपयोग होता है हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में बदल देना। और कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया प्रोग्राम होता है, इसे बोला जाता है सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को ही कहा जाता है सोर्स कोड। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है, वह कहलाती है सोर्स कोड। और सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए ही कंपाइलर का यूज होता है। ऑब्जेक्ट कोड मतलब एक ऐसा कोड जिसे मशीन के द्वारा समझा जाएगा, वह कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर 101 की वंश या फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या होगी? यह क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट से पूछा गया है। हमें यहां पर एक बाइनरी नंबर दिया गया है 101, जिसकी हमें वंश कॉम्प्लीमेंट या फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू बतानी है, क्या होगी? अब सीपीसीटी के पेपर में कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, कॉम्प्लीमेंट से, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंप्यूटर नंबर सिस्टम के कई क्वेश्चंस को सीखा है। आज हमें जो क्वेश्चन दिया गया है यह कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है, बाइनरी नंबर जिसका बेस होता है 2, जिसमें केवल 0 और 1 ही होते हैं। एक बाइनरी नंबर दिया गया है 101, इसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है और आंसर बताना है। यह क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यदि आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया जाए और आपको उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो इसको कैसे निकालते हैं यह सीखते हैं। आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है आप उसको लिख लें। हमारा बाइनरी नंबर है 101। 101 हमारा बाइनरी नंबर है। अब आपको जहां पर 1 दिया गया है इसको 0 में बदल देना है, जहां पर 0 दिया गया है उसको 1 में बदल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कोई भी बाइनरी नंबर का यदि आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वंश कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपको क्वेश्चन में दिए गए 1 को 0 से बदल देना है, 0 को 1 से बदल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो हमारा क्वेश्चन था
101, इसका वंश कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 010। यह हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। कोई भी बाइनरी नंबर का यदि आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप 1 को 0 में बदल दें, 0 को 1 में बदल दें, आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करना कितना आसान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक को विद्युत रूप से प्रोग्राम किया जाता है और मिटाया जाता है। इसे लगभग 10,000 बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। ब्लैंक को विद्युत रूप से प्रोग्राम किया जाता है और मिटाया जाता है। इसे लगभग 10,000 बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। यह क्वेश्चन रोम से संबंधित है। रोम से, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वह सभी रोम से संबंधित हैं। हमसे पूछा गया है ब्लैंक को विद्युत रूप से प्रोग्राम किया जाता है और मिटाया जाता है। इसे लगभग 10,000 बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसमें हमें ऑप्शन में रोम के टाइप दिए गए हैं। रोम क्या है? रोम हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी। रोम में डेटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है। परमानेंट। रोम मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। रोम में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। रोम में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। बायोस। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रोम जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी है जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। रोम मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। रोम के अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। रोम में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमसे पूछा गया है ऐसी कौन सी रोम होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम कर सकते हैं, और स्टोर किए गए डेटा को रिमूव कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। वह कौन सी रोम है? यहां पर हमें रोम के 4 टाइप दिए गए हैं। पहला टाइप क्या है? एम रोम। रोम का पहला टाइप दिया गया है एम रोम। एम रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्क्ड रोम। मास्क्ड रोम। एम रोम का मतलब क्या है? मास्क्ड रोम। एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क रोम। एम रोम एक ऐसी रोम है जिसको बनाते समय इसमें डेटा भी स्टोर कर दिया जाता है। एम रोम या मास्क्ड रोम एक ऐसी रोम होती है जिसको बनाते समय इसका डेटा भी इसमें स्टोर कर दिया जाता है और इस डेटा को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसी रोम जिसको बनाते समय उसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया जाता है, प्रोग्राम स्टोर कर दिया जाता है, जिसे कभी चेंज नहीं कर सकते, वह होती है एम रोम। हमसे तो पूछा गया जिसमें मिटा सकें, तो यह तो होगी नहीं। दूसरी कौन सी रोम है? पी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी रोम होती है जो कि होती तो ब्लैंक है। कंपनी ने जब इसको बनाया तो ब्लैंक बनाया। इसमें यूजर अपना प्रोग्राम एक बार स्टोर कर सकता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। प्रोग्रामेबल मतलब एक ऐसी रोम जिसमें यूजर एक बार अपना प्रोग्राम स्टोर कर सकता है और उस प्रोग्राम को फिर कभी चेंज नहीं किया जा सकता। एम रोम में तो हम अपना प्रोग्राम रख ही नहीं सकते थे। कंपनी ने जब उसको बनाया तभी उसमें डेटा स्टोर कर दिया। जबकि पी रोम क्या है? पी रोम ब्लैंक होती है जिसमें यूजर एक बार अपना प्रोग्राम स्टोर कर सकता है लेकिन फिर उसे चेंज नहीं कर सकता है। रोम का तीसरा टाइप है ईपी रोम। ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब एक ऐसी रोम जिसमें हम पुराने प्रोग्राम को मिटा सकते हैं और नया प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं। मतलब इस रोम में जो डेटा स्टोर होगा उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं, बार बार। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लेकिन इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए और हटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेस।
पराबैंगनी किरणों के द्वारा डेटा को स्टोर किया जाता है और डेटा को हटाया जाता है। कौन सी रोम में? EPROM में, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और लास्ट रोम है EEPROM। EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यही हमारा आंसर है। इसका नाम ही है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब एक ऐसी रोम जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए और पुराना डेटा हटाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज किया जाता है। यही हमारा आंसर होगा। EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है? हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? हमने आज की वीडियो में ही डिस्टेंस लर्निंग वाला जो क्वेश्चन समझा था उसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बात करी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक लाइव कम्युनिकेशन होता है, लाइव, जिसमें मल्टीपल यूजर्स अलग अलग लोकेशन से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन स्टडी के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए जो लाइव क्लास दी जाती हैं वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉल जो आप करते हो वह भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है लाइव कम्युनिकेशन, जिसमें कोई भी यूजर किसी भी स्थान से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए है गूगल मीट। गूगल मीट, गूगल मीट, यहां पर मीट वर्ड आ रहा है। मीट मतलब मीटिंग में यूज होता है, यही हमारा आंसर है। जो गूगल मीट है यह ऑनलाइन मीटिंग के लिए मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गूगल मीट। गूगल मीट, जूम, इसके अलावा स्काइप, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशंस हैं? कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशंस हैं? एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशन है या कितनी पीढ़ियां हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशन है और किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, यह आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है। 5 अभी तक कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन आ चुकी हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन है जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। आपको हर जनरेशन की टेक्नोलॉजी याद होनी चाहिए। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का यूज होने लगा, आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वह VLSI पर वर्क करते हैं। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं यह ULSI और AI पर वर्क करते हैं। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन है। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, तीसरी जनरेशन में
आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। चौथी जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा और जो फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर हैं वह VLSI पर वर्क करते हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन होती हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? MS वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? MS वर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है। MS वर्ड में जो ड्रॉप कैप ऑप्शन है वह किस टैब में प्राप्त होता है? यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ड्रॉप कैप से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया है। ड्रॉप कैप होता क्या है? ड्रॉप कैप किसी पैराग्राफ या लाइन के पहले अक्षर को, पहले शब्द को बड़ी साइज पर मल्टीपल लाइन में ड्रॉप कर देता है। किसी पैराग्राफ, किसी सेंटेंस या किसी लाइन के स्टार्टिंग कैरेक्टर को या स्टार्टिंग वर्ड को बड़ी साइज पर मल्टीपल लाइन में ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। इसका उपयोग जर्नली, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन में किया जाता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन किसी पैराग्राफ, किसी सेंटेंस या किसी लाइन के शुरुआत के किसी अक्षर को, शब्द को एक बड़ी साइज पर मल्टीपल लाइन में शो कर देता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन MS वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में ड्रॉप कैप के द्वारा बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप किया जाता है, 3 लाइन को, और ड्रॉप कैप के द्वारा हम मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं। अधिकतम 10 लाइन को ड्रॉप किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट 3 लाइन ड्रॉप होती हैं। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं MS वर्ड में। चलते हैं MS वर्ड में। यहां पर हमने अपने पैराग्राफ का एक फर्स्ट कैरेक्टर सिलेक्ट किया। इसके बाद हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप होता है। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर होता है ड्रॉप कैप। जब हम ड्रॉप कैप पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन होता है ड्रॉप्ड को सिलेक्ट करने पर आप देख सकते हैं जो कैरेक्टर हमने सिलेक्ट किया था वह ऑटोमेटिक बड़ी साइज पर 3 लाइन में ड्रॉप हो गया है, क्योंकि ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को ड्रॉप करता है। आप यदि 3 लाइन से अधिक लाइन को ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कैप ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहां पर एक ऑप्शन होता है लाइंस टू ड्रॉप। इसमें आप अधिकतम मतलब मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं। तो जो ड्रॉप कैप ऑप्शन है वह इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है, टेक्स्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है। अधिकतम हम 10 लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लेन का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा लेन का घटक नहीं है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के कई टाइप होते हैं, जैसे कि लैन, पैन, मैन, वैन। कंप्यूटर नेटवर्क के कई टाइप होते हैं। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा लैन का घटक नहीं है? लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क जब बनता है तो उसमें इन सभी ऑप्शन में से कौन सा कंपोनेंट यूज नहीं होता है? घटक मतलब कंपोनेंट। तो जब भी कोई नेटवर्क बनेगा तो उसमें NIC कार्ड का तो जरूर यूज किया जाता है। NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यह एक हार्डवेयर पार्ट होता है जो कि नेटवर्किंग करने के वर्क में आता है, नेटवर्किंग करने के काम में आता है। स्विच भी नेटवर्किंग के काम में आता है। UTP मतलब
अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यह केबल का एक टाइप है, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्यूब। ट्यूब लैन नेटवर्क का कोई कंपोनेंट या घटक नहीं है, जबकि लैन नेटवर्क बनाने में एनआईसी कार्ड का यूज किया जाएगा, स्विच का यूज किया जाएगा। यूटीपी मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल तो केबल भी यूज हो सकती है, लेकिन जो ट्यूब है यह नेटवर्क के काम में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्यूब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक एग उंगली से टच करके स्क्रीन पोजीशन को सिलेक्ट करने की सुविधा देता है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ब्लैंक एग उंगली से टच करके स्क्रीन पोजीशन को सिलेक्ट करने की सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर ए है टच पैनल, ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है लाइट पेन, ऑप्शन नंबर डी है माउस। आप फिंगर से किसी ऑब्जेक्ट को टच करके स्क्रीन पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ऐसा किस डिवाइस में होता है? ऐसा होता है टच पैनल में। टच पैनल मतलब जिसे हम टच स्क्रीन भी कह सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल में यूज करते हो, एटीएम मशीन में यूज करते हो, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन या टच पैनल एक उंगली से टच करके स्क्रीन पोजीशन को सिलेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टच पैनल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में यदि आप प्रिंट करने के लिए प्रतियों की संख्या सेट करना चाहते हैं तो उसके क्रमों से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? एमएस वर्ड में यदि आप प्रिंट करने के लिए प्रतियों की संख्या सेट करना चाहते हैं तो उसके क्रमों से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हम एमएस वर्ड में प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, हम किसी फाइल का, किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और उसकी हमें मल्टीपल कॉपीज प्रिंट करनी है, प्रतियां मतलब कॉपीज, तो हम कैसे सेट करेंगे कि हमें कितनी कॉपी प्रिंट करनी है? जब हम एमएस वर्ड में प्रिंट आउट निकालते हैं तो कई बार हमें एक ही पेज की मल्टीपल कॉपी प्रिंट करनी होती हैं, वह हम कैसे सेट करेंगे? एमएस वर्ड में यदि हम कोई फाइल बनाते हैं और उसका यदि हमें प्रिंट आउट लेना होता है तो हम Ctrl+P शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P और प्रिंट ऑप्शन फाइल मेनू में प्राप्त होता है। फाइल मेनू में प्रिंट ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है। हार्ड कॉपी मतलब पेपर पर प्रिंट होने वाला आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। तो जब हम एमएस वर्ड में यदि प्रिंट आउट निकालेंगे तो पहले तो हमें फाइल मेनू पर जाना पड़ेगा या हमें Ctrl+P प्रेस करना पड़ेगा। फिर जो प्रिंट की विंडो ओपन होगी, जो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हमें सेट करना पड़ेगा कि हमें कितनी प्रतियां या कितनी कॉपी प्रिंट करनी है। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, फाइल मेनू पर जाना पड़ेगा, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और प्रिंट की विंडो में क्या सेट करनी पड़ेगी? हमें कॉपीज, कितनी कॉपी प्रिंट करनी है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यहां पर हमने एमएस वर्ड में एक सैंपल डॉक्यूमेंट बनाया है। अब यदि हमें इसको प्रिंट करना है तो पहले हम फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा, प्रिंट की जो विंडो आएगी, इसमें एक ऑप्शन होता है कॉपीज। बाय डिफॉल्ट एक कॉपी प्रिंट होती है। यदि हमें इस पेज की मल्टीपल कॉपी प्रिंट करनी है तो हम कॉपीज की संख्या को यहां पर सेट कर देंगे, उसके बाद हम प्रिंट दे देंगे। मतलब एमएस वर्ड में यदि प्रिंट आउट निकालते समय हमें नंबर ऑफ कॉपी को या प्रतियों को सेट करना है तो हम फाइल मेनू पर जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कॉपीज को यहां पर सेट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फाइल मेनू पर जाना होगा, प्रिंट ऑप्शन पर जाना होगा, वहां पर हम कॉपीज की संख्या सेट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर्स के संबंध में पीजेएल का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटर्स के संबंध में पीजेएल का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हमसे पूछा गया है प्रिंटर के संबंध में
PJL का फुल फॉर्म क्या है? PJL का फुल फॉर्म होता है प्रिंटर जॉब लैंग्वेज। प्रिंटर जॉब लैंग्वेज, PJL का फुल फॉर्म होता है प्रिंटर जॉब लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग करते हैं, निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कई ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग करते हैं, निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यह क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। जब तक हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता, मतलब कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। हमारे कंप्यूटर पर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। कई ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ कई कार्य को करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जो कई ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो कई कार्यों को करने की सुविधा प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। मल्टी मतलब कई और टास्क मतलब होता है कार्य। तो कई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो मल्टीटास्किंग करते हैं, मतलब एक साथ कई काम को करने की सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन यहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा दिया है जो मल्टीटास्किंग नहीं करता है, वह है MS-DOS। MS-DOS, विंडोज 10 भी मल्टीटास्किंग है, विंडोज XP भी मल्टीटास्किंग है, विंडोज 7 भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन MS-DOS मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। MS-DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। यह CUI पर वर्क करता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। डॉस में किसी भी कार्य को करने के लिए कमांड का यूज किया जाता है और यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर मतलब इसमें एक समय पर एक ही यूजर वर्क कर सकता है और डॉस में एक समय पर एक ही कार्य को किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा MS-DOS, ऑप्शन नंबर डी। MS-DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।